Welcome to Al Hikmat Podcast. अस्सलाम वालेकुम। आज हम ईरान के सुलगते हुए हालात पर एक गहरी नज़र डालेंगे। सड़कों पर आप देखिए इनकलाब की आग है, लोगों के सब्र का बांझ टूट चुका है और एक तानाशाही के खिलाफ आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। हमारे पास जो मालूमात हैं वो ये दिखाती हैं कि ये सिर्फ एक अचानक उठा तूफान नहीं, इसके पीछे सालों का दर्द है, पैसे की तंगी है और एक ऐसी सियासी घुटन है जहां अपनी बात कहने की आज़ादी भी नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब एक हुकूमत अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के बजाय उन्हें दबाने में अपनी पूरी ताकत लगा दे तो फिर अल्लाह की तरफ से भी पकड़ होती है। आज ईरान में जो हो रहा है, मैस अरेस्ट्स, आगजनी, इंटरनेट शटडाउन, इससे हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ये सिर्फ एक सियासी संकट नहीं है, ये एक मुल्क की रूह का इम्तिहान है। बिल्कुल, आज की इस चर्चा का मकसद इन हालात की तह तक जाना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लाखों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सड़कों पर क्यों हैं, उनकी असल मांगे क्या हैं और इस पूरी कहानी में बाहरी ताकतें, खास तौर पर अमेरिका और इजराइल, वो क्या किरदार निभा रही हैं। चलिए इस उलझे हुए मामले को थोड़ा खोलकर समझते हैं। ज़रूर, क्योंकि ईरान आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से न सिर्फ उस मुल्क का बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट का मुस्तकबिल तय हो सकता है। एक बहुत ही नाजुक वक्त है। तो शुरुआत करते हैं उन खबरों से जिसने दुनिया का ध्यान खींचा है। खबरें आ रही हैं कि 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और हुकूमत का दावा है कि 100 से ज्यादा सुरक्षा अधिकारी भी मारे गए हैं। इंटरनेट पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है ताकि खबरें बाहर ना आ सकें। ये सब हो क्या रहा है? क्या ये अचानक भड़का हुआ गुस्सा है? नहीं, ये गुस्सा अचानक नहीं भड़का। ये लावा दशकों से अंदर ही अंदर पक रहा था। आप सोचिए, ये एक ऐसा मुल्क है जहां महंगाई कभी 40% तो कभी 70% तक पहुंच जाती है। अमेरिकी और यूरोपियन पाबंदियों ने आम इंसान का जीना तो मुश्किल किया ही है, लेकिन लोगों का असल गुस्सा अपनी हुकूमत पर है। वो देख रहे हैं कि उनकी परेशानियां हल करने की जगह सरकार का पूरा ध्यान वो मोरल पुलिसिंग पर, लोगों पर सख्ती करने पर और न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ में लगा हुआ है। और हाल ही में तो हालात और भी बिगड़ गए थे। मैंने पढ़ा कि ईरानी करेंसी रियाल डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर पर चली गई थी। $1 की कीमत 1.4 मिलियन ईरानी रियाल। ये तो पूरी तरह से बर्बादी है आम इंसान के लिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कोई शख्स महीने में मान लीजिए $100 के बराबर कमाता था तो उसकी कमाई की कीमत रातों रात आधी या उससे भी कम रह गई। रोटी, दूध, दवाइयाँ, हर चीज उसकी पहुंच से बाहर हो गई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये घर घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाने की कहानी है। और शायद यही वजह है कि इस बार विरोध की चिंगारी किसी यूनिवर्सिटी कैंपस या हिजाब के मुद्दे से नहीं भड़की। कहाँ से शुरू हुआ फिर ये सब? ये शुरू हुआ तेहरान के ग्रैंड बाजार से। वो बाजार जो ईरान की अर्थव्यवस्था की क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी माना जाता है। जब वहाँ के कारोबारियों ने, जो हमेशा से सिस्टम का एक अहम हिस्सा रहे हैं, अपनी दुकानें बंद कर दी तो ये एक बहुत बड़ा पैगाम था। ये संदेश कुछ ही घंटों में पूरे तेहरान और फिर पूरे ईरान में आग की तरह फैल गया। ये पेट की आग थी जो अब सड़कों पर आ गई थी। ये बहुत अहम बात है क्योंकि ईरान की हुकूमत ने तो पहले भी कई विरोध प्रदर्शनों को बड़ी बेरहमी से कुचला है। मुझे याद है 2009 का ग्रीन मूवमेंट, जब चुनावों के नतीजों को लेकर लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे, उसे भी दबा दिया गया था। और अभी 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद जो विमेन लाइफ फ्रीडम आंदोलन उठा, उसे तो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन सरकार ने उसे भी कुचल दिया। तो अगर सरकार इतने बड़े आंदोलनों को दबा सकती है तो इस बार वो इतनी लाचार क्यों लग रही है? आपका सवाल बिल्कुल सही है और यहीं इस बार के विरोध का फर्क छुपा है। पहली बात तो यही है जो हमने अभी कही, ये बाजारों से शुरू हुआ है। इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स या एक्टिविस्ट नहीं बल्कि समाज का हर तबका जुड़ गया है, गरीब, मिडिल क्लास और अमीर कारोबारी भी। बाजारों से ईरान के सभी वर्गों की हमदर्दी होती है। और दिलचस्प बात यह भी है कि 1979 की इस्लामिक क्रांति, जिसने शाह को हटा के आयतुल्लाह को सत्ता दी थी, उसकी जड़ें भी तेहरान के बाजारों में ही थी। क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सिंबलिज्म है और हुकूमत इस बात को अच्छी तरह समझती है। दूसरा और सबसे बड़ा फर्क यह है कि ये विरोध अब सियासी या सामाजिक मुद्दों से कहीं आगे बढ़कर जीने मरने की लड़ाई बन चुका है। लोग भूखे मर रहे हैं,
जब लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, जब उन्हें अपने बच्चों का पेट पालने का डर सताने लगता है, तो आप उन्हें डरा धमका कर या महीने के कुछ डॉलर की खैरात देकर वापस घर नहीं भेज सकते। उनका सब्र जवाब दे चुका है। और क्या हुकूमत की अपनी पकड़ भी कमजोर हुई है? क्योंकि लोग तभी इतनी बड़ी तादाद में बाहर आते हैं जब उन्हें लगता है कि सामने वाली ताकत कमजोर पड़ रही है। बिल्कुल, ये तीसरा अहम नुक्ता है। पिछले साल इजराइल के साथ जो सीधी जंग हुई, ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर जो हमले हुए और ईरान के टॉप सिक्योरिटी अधिकारियों के मारे जाने की जो खबरें आईं, उससे लोगों के मन में हुकूमत का जो खौफ था वो कम हुआ है। उन्हें यह एहसास हुआ है कि यह हुकूमत उतनी मजबूत नहीं है जितना वो दिखाने की कोशिश करती है। एक कमजोर दिख रही सत्ता के खिलाफ आवाज उठाना आसान हो जाता है। तो मतलब आर्थिक बदहाली, हुकूमत का घटता इकबाल, और अब एक और पहलू है, बाहरी दुनिया का। क्या लोगों को बाहर से किसी मदद की उम्मीद है? और ये चौथा और शायद सबसे पेचीदा नुक्ता है। कई लोगों को अमेरिकी दखल की उम्मीद है। उन्होंने वेनेजुएला जैसे मुल्कों में देखा है कि अगर अमेरिका चाहे तो सत्ता पलट सकता है। उन्हें लगता है कि अगर अमेरिका चाहे तो वो खमीनी को भी हटा सकता है। इसलिए शायद वो इस बार ज़्यादा हिम्मत दिखा रहे हैं। लेकिन ये उम्मीद अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा भी है। जो आप बता रही हैं उससे सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि ईरान के लोग एक चक्की के दो पार्टों के बीच पिस रहे हैं। एक तरफ उनकी अपनी जालिम हुकूमत है और दूसरी तरफ अमेरिका जैसी बाहरी ताकत जिसकी अपनी एक तारीख रही है। क्या ये कहना सही होगा? ये बात बिल्कुल सही है, और इस कहानी को समझने के लिए इस हकीकत को मानना बहुत ज़रूरी है। ईरान के लोगों के लिए आज एक नहीं बल्कि दो विलन हैं, और पहला विलन है खुद अमेरिका। आज अमेरिका दुनिया भर में लोकतंत्र के जितने भी पाठ पढ़ा ले, लेकिन इतिहास गवाह है कि 1953 में CIA ने ऑपरेशन एजैक्स के तहत ईरान की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिरा दिया था। सिर्फ इसलिए क्योंकि उस सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद मसद्देक ने ईरान के तेल को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की हिम्मत की थी। मतलब उन्होंने कहा था कि ईरान के तेल पर ईरान के लोगों का हक है, और ये बात अमेरिका और ब्रिटेन को बर्दाश्त नहीं हुई। बिल्कुल, उन्हें एक ऐसा लीडर चाहिए था जो उनकी इशारों पर चले। तो उन्होंने अपनी मर्जी का शाह बिठाया और फिर अगले 25 सालों तक उस मुल्क के संसाधनों का बेतहाशा इस्तेमाल किया। लेकिन अपने कल्चर और अपने मुल्क के वसाइल पर ये बाहरी कंट्रोल लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। उनके अंदर एक गुस्सा पल रहा था। और शायद इसी जुल्म और बाहरी दखल के रिएक्शन में 1979 में वो क्रांति हुई जिसने शाह को तो हटा दिया, लेकिन अनजाने में दूसरे विलन को जन्म दे दिया। लोगों ने अमेरिकी पिट्ठू शाह से छुटकारा पाने के लिए एक ऐसी धार्मिक तानाशाही को चुना जिसने उनसे उनकी वो बुनियादी आज़ादियां भी छीन ली जो शाह के वक्त में थी। महिलाओं के अधिकार छीन लिए गए, अपनी मर्जी से जीने का हक छीन लिया गया, और सबसे बढ़कर आर्थिक तरक्की का रास्ता ही बंद कर दिया गया। न्यूक्लियर हथियार पाने की जिद में ईरान के हुक्मरानों ने अपने लोगों को दशकों पीछे धकेल दिया। आज यही दोनों विलन, अमेरिका और ईरानी हुकूमत, एक बार फिर आमने सामने है और बीच में पिस रही है ईरान की आम जनता। तलाश रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिका को मिडल ईस्ट में उसके ठिकानों पर हमले की चेतावनी दी है। ये तो एक बहुत ही खतरनाक खेल लग रहा है। ये बहुत खतरनाक है, लेकिन यहाँ मामला वेनेजुएला जितना आसान नहीं है। वेनेजुएला में एक बड़ा सियासी गुट यानी विपक्ष खुले तौर पर अमेरिका के साथ था, लेकिन ईरान में ऐसा कोई बड़ा सियासी गुट नहीं है जो खुले तौर पर अमेरिका का समर्थन करता हो। बल्कि सच तो ये है कि ईरान के लोग जितनी नफरत आयतुल्लाह की हुकूमत से करते हैं, वहाँ का एक बहुत बड़ा तबका उतनी ही नफरत अमेरिका से भी करता है, उसकी पुरानी तारीख की वजह से। लेकिन क्या ये उम्मीद हकीकत पर आधारित है? अमेरिका तो खुद इराक और अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहा है। क्या ईरान में सीधे दखल देना उसके लिए इतना आसान होगा? आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए अमेरिका सीधे तौर पर शायद ही कुछ करे, लेकिन वो प्रॉक्सी के जरिए, पाबंदियों के जरिए और अंदरूनी हालात को और हवा देकर हुकूमत को कमजोर करने की पूरी कोशिश करेगा। और इस खेल में एक और बड़ा खिलाड़ी है जो चुपचाप सब देख रहा है, इजराइल। जाहिर है, ईरान में अगर सत्ता बदलती है और कोई कमजोर या अमेरिका परस्त हुकूमत आती है तो इससे सबसे ज्यादा फायदा इजराइल को ही होगा। वो मिडिल ईस्ट का अनडिस्प्यूटेड लीडर बन जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इन सब जियोपॉलिटिक्स के बीच सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ईरान के लोगों की जो अपनी हक की, इंसाफ की लड़ाई है, कहीं ये बाहरी ताकतें उसमें घुसकर उसे बर्बाद ना कर दें। और ईरानी हुकूमत तो यही चाहती है, उसने पहले ही ये करना शुरू कर दिया है। वो प्रदर्शनकारियों को अमेरिका और इजराइल का एजेंट,
अर्बन टेररिस्ट और एंटी ईरान बताकर उन पर जुल्म करने का बहाना ढूंढ रही है। खबरों के मुताबिक 10,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और क्रैकडाउन बहुत बर्बरता से हो रहा है। तो ईरान आज एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ लोग हैं जो दशकों की तानाशाही और आर्थिक बदहाली से आज़ादी चाहते हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत है जो किसी भी कीमत पर अपनी सत्ता बचाए रखना चाहती है। और इन दोनों के बीच बाहरी ताकतें हैं जो इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार बैठी हैं। इसीलिए ईरान के लोगों को बहुत सावधान रहना होगा। उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि उनकी लड़ाई सिर्फ उनकी और उनकी जालिम सरकार के बीच रहे, क्योंकि जैसे ही इस लड़ाई में कोई तीसरा खिलाड़ी, कोई अंकल सैम आता है, तो लड़ाई नहीं रहती, वो लूट बन जाती है। हमने इराक, सीरिया, लीबिया और वेनेजुएला में यही देखा है। ये एक पुरानी आजमाई हुई स्क्रिप्ट है। बाहरी ताकतें आज़ादी दिलाने नहीं, अपना मकसद पूरा करने आती हैं। आखिर में ये एक सोचने वाली बात है, और शायद इसमें हम सबके लिए एक बड़ी नसीहत छुपी है। जो अमेरिका आज ईरान में लोकतंत्र बचाने की बात कर रहा है, उसी अमेरिका में सरकार की नीतियों के खिलाफ बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। ये ईरान के लोगों को तय करना होगा कि क्या उन्हें एक तानाशाही से छुटकारा पाने के लिए एक ऐसी दूसरी ताकत के चंगुल में फंसना है जिसका अपना रिकॉर्ड दागदार है, या फिर अपनी तकदीर का फैसला खुद करना है, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। सवाल यही है, और शायद इसका जवाब भी कुरान की उस आयत में है जिसका मफहूम है कि अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत को ना बदले। सच्ची आज़ादी और खुद मुख्तारी बाहरी मदद के वादों से हासिल होती है, या अपनी अंदरूनी ताकत, हिम्मत, सब्र और अल्लाह पर यकीन से? ये फैसला आज ईरान के लोगों को करना है।